हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आज आपका बीके स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में। देखिए, हमारा चल रहा था अभी तक जो संविधान का चैप्टर चल रहा था, उसमें चल रहा था भारत शासन अधिनियम और भारत स्वतंत्रता अधिनियम में हम पढ़ चुके थे। लेकिन अब उसी में जो रियासतों का आता है विलय, तो उसमें कुछ केस निकल कर आते हैं और कल के वीडियो में उन्हें पूरा करना पर्याप्त नहीं था। देखिए, जब हमने पढ़ा था इसके बारे में तो अब देसी रियासतों का विलय कैसे हुआ और कौन-कौन इसमें आड़े आए और भारत का कैसे राज्य बँटवारा हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपके लिए देखिए विभिन्न माध्यमों से बीके स्टडीज़ अवेलेबल है। हमारे यूट्यूब चैनल बीके स्टडीज़ रामपुर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम बीके स्टडीज़ नाम से और bkstudy.com के नाम से वेबसाइट और बीके स्टडीज़ ऐप। इसके अलावा सक्सेस पॉइंट नाम से कोचिंग रामपुर में ज्वालानगर और सिविल लाइंस में रनिंग कर रही है। आप किसी भी माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, कल मैं पढ़ा चुका था कि देसी रियासतों का विलय। कल जब हमारी चर्चा चल रही थी तो जब उन्होंने राज्यों की बात करी थी, तो एक बात करी थी उन्होंने ब्रिटिश इंडिया। एक बात करी थी उन्होंने कौन-सी? ब्रिटिश इंडिया, यानी ब्रिटिश भारत के क्षेत्र। अब देखिए ब्रिटिश भारत का क्षेत्र क्यों बोला? क्योंकि जब तक भारत अपना संविधान तैयार नहीं कर लेता, तब 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 तक सारा अधिकार माउंटबेटन के संरक्षण में होगा या देख-रेख में होगा। तो भारत को अपना संविधान निर्माण करना था, उसके बाद भारत की पावर आती। तो गवर्नर जनरल यहाँ पर कौन बनाए गए थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अब देखिए, एक ब्रिटिश था, एक इन्होंने बना दिया भारत और एक बना दिया था पाकिस्तान। आप देख सकते हैं कि एक भारत हो गया और एक पाकिस्तान। अब यहाँ पर राज्य थे, छोटे-छोटे देसी रियासतें थीं, राज्य थे, तो इनके पास ऑप्शन था। देखिए 3 रियासतें पहले से ही स्वतंत्र थीं, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। बाकी की 3 रियासतें जब इनको पता चला कि सारी रियासतें तो लगभग-लगभग सारी रियासतों ने हामी भर दी थी। 3 रियासतों ने थोड़ा आनाकानी की, उनको जल्दी मिला लिया गया, जिसमें त्रावणकोर, जोधपुर और भोपाल रही। तो देखिए आइए इस पर चर्चा करेंगे और बाकी एक क्षेत्र वो था जो ब्रिटिश भारत क्षेत्र से भी बाहर था, यानी वो या तो फ्रांस के कब्जे में था या पुर्तगाल के। तो इन सब पर चर्चा करते हैं। देखिए आइए, अब है संविधान सभा 1949 द्वारा भारत का राज्य से। देखिए क्या था, अगर हम बात करें ए श्रेणी में, ए रेंज में कौन कौन से थे? 10 राज्यों को और 216 रियासत ऐसी थीं जिनको ए ग्रेड में रखा गया था। इसमें असम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रांत, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत मतलब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। भाग बी श्रेणी के राज्य या ब्रिटिश भारतीय 8 राज्य और 275, इसमें थे जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, मध्य भारत यानी मध्य प्रदेश, मैसूर, पटियाला व पूर्वी पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र और त्रावणकोर। त्रावणकोर या देखिए त्रावणकोर इसमें से और हैदराबाद इसमें से बाद में विलय हुए हैं, यानी स्वतंत्रता के बाद इनके लिए विलय किया गया। इसके अलावा अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कुर्ग ये सी श्रेणी में रखे गए थे। और याद रखना कि भोपाल सबसे अंत में, पहले शामिल हो जाता, फिर बाहर हो जाता, फिर शामिल। बिलासपुर, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा और विंध्य प्रदेश। तो याद रखेंगे कि ये ग्रुप सी में आते हैं। इसमें 61 रियासतें थीं और ये 10 राज्य थे। उसके बाद भाग डी, डी में थे अर्जित राज्य। अर्जित राज्य मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अर्जित राज्य क्षेत्र। देखिए सिक्किम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो पहले एक स्वतंत्र देश था, पहले एक देश था। चौंग्याल वंश के शाही राजा द्वारा शासित किया जाता था। याद रखेंगे वो देश था और किस वंश द्वारा होता था? चौंग्याल वंश के शाही राजा द्वारा शासन किया जाता। 1975 में जनमत संग्रह यानी जनता के इच्छा अनुसार भारत संघ का पूर्ण राज्य बना। देखिए अब इन राज्यों के लिए क्या क्या दिक्कतें आई और कौन कौन ने क्या क्या परेशानी करी, उन पर ही हमको चर्चा करनी है। तो देखिए सबसे पहले इन सभी राजनीतिक इकाई के एकीकृत करना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसके प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू।
जवाहरलाल नेहरू को पीएम चुना था, जिसकी प्रेसिडेंट ने। अब भारत सरकार ने इनके साथ इन लक्ष्यों को कमोबेश किया, यानी सारे लक्ष्य। तो क्या किया, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में रियासतों को यह विकल्प दिया था, या तो वो भारत के साथ आ जाएं, या पाकिस्तान के साथ, या अपना राज्य। सरदार पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, और बीपी मेनन को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो एकीकरण करें। राजाओं के बीच राष्ट्रवाद का आह्वान शामिल होने पर अराजकता की आशंका को जताते हुए पटेल ने राजाओं को भारत में शामिल करने का हर संभव प्रयास किया। उन्होंने प्रीवी पर्स मतलब एक भुगतान होता था जो शाही परिवारों को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने पर दिया जाता था, की अवधारणा को पुनः स्थापित किया। कुछ रियासतों ने भारत में शामिल होने का निर्णय किया, तो कुछ ने स्वतंत्र, तो कुछ रियासतें पाकिस्तान का भाग बनना चाहती थी। तो कैसे कैसे क्या क्या परेशानी आई, देखिए पहली है त्रावणकोर। देखिए त्रावणकोर अगर हम देखें तो ये जो हिस्सा आता है, आप अगर इस वाले हिस्से में देखें तो त्रावणकोर यानी केरल राज्य में पड़ता है, केरल में पड़ता है। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, और वो पहले उसकी मंशा थी कि वो जाए तो पाकिस्तान के साथ जाए। देखिए आइए पढ़ते हैं। दक्षिण तटीय राज्य त्रावणकोर उन प्रथम रियासतों में था जिसने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने भारत के साथ आने से मना कर दिया था। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया था। ऐसा कहा जाता था कि सर सीपी अवियर त्रावणकोर के जो दीवान थे, उन्होंने यूके के साथ संधि कर ली थी। कहा जाता है कि यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के साथ संधि कर ली थी। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में मोनोजोटिक जो मोनोजाइट है, मोनोजाइट एक खनिज है, पाया जाता है जो कि नाविक हथियारों में यानी नाविक हथियारों में प्रयुक्त होता है। तो उस मोनोजाइट के लिए वो ब्रिटेन के साथ संधि कर चुका है। लेकिन केरल समाजवादी पार्टी के एक सदस्य द्वारा हत्या के असफल प्रयास के बाद अब उनको मारने की कोशिश की गई। इससे वो डर गए, और डरकर सीपी अय्यर ने भारत से जुड़ने का फैसला लिया। और 30 जुलाई, याद रखें, भारत की आज़ादी से पहले यानी 30 जुलाई 1947 को त्रावणकोर भारत में शामिल हो गया। तो ये आज़ादी से पहले ही हो गया, लेकिन मना करने वाला पहला राज्य। फिर आते हैं जोधपुर। देखिए एक राजपूत रियासत जहां का राजा हिंदू था और अधिकांश जनसंख्या भी हिंदू थी। देखिए जोधपुर की अगर हम बात करें तो जोधपुर की जो लोकेशन पड़ती है, तो अगर इस मैप के हिसाब से आप चलेंगे तो इस जगह ये जो राजस्थान का एरिया है यहाँ पर, तो ये पड़ेगा आपका जोधपुर क्षेत्र। क्या पड़ेगा? जोधपुर क्षेत्र। तो इस पर चर्चा कर रहे थे। अब यहाँ का राजा हिंदू था और जनसंख्या भी, तो ये पाकिस्तान की ओर झुकाव रखता था। युवा व अनुभवहीन राजा धनवंत सिंह ने यह अनुमान लगाया कि पाकिस्तान के साथ उनकी रियासत की सीमा लगने के कारण पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छे तरीके से सौदाबाजी कर सकता था। जिन्ना ने महाराज को सभी मांगों को सूचीबद्ध करने के लिए एक हस्ताक्षरित खाली पेपर दे दिया। इन्होंने सैन्य व कृषकों की सहायता से हथियारों के निर्माण और आयात के लिए कराची बंदरगाह तक मुफ्त पहुंच का प्रस्ताव भी रखा। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पटेल ने तुरंत राजा से संपर्क किया और पर्याप्त लाभों और प्रस्तावों का आश्वासन दे दिया। पटेल भी चालाक थे। अब पटेल तुरंत पहुंच जाते हैं, और पटेल पहुंचकर क्या करते हैं, तुरंत उनको उससे बड़ा प्रलोभन दे देते हैं। पटेल ने आश्वस्त किया कि हथियारों के आयात की अनुमति होगी। जोधपुर को काठियावाड़ से रेल के माध्यम से जोड़ा जाएगा। साथ ही अकाल के दौरान अनाज की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। अब इस पर क्या करते हैं, 11 अगस्त, अभी भी देखिए भारत को आज़ादी नहीं मिली है, तो 11 अगस्त 1947 को महाराजा हनवंत सिंह ने विलय पत्र पर क्या कर दिए, हस्ताक्षर कर दिए। और क्या हो गया, जोधपुर रियासत भारतीय अधिराज्य में एकीकृत हो गया। अब आते हैं भोपाल। यह एक रियासत थी जिसका संप्रभु और स्वतंत्र रहने की घोषणा की। अब इन्होंने भी स्वतंत्र। यहाँ का मुस्लिम नवाब हमीदुल्ला अल्पसंख्यक यानी अधिसंख्यक हिंदू जनसंख्या पर शासन करता था। अब यहाँ की जनसंख्या जो थी अधिकांश मात्रा में हिंदू थी, लेकिन शासन किसका था, हमीदुल्ला का। यह मुस्लिम लीग का करीबी मित्र और कांग्रेस का घोर विरोधी था। हालांकि माउंटबेटन को लिखा है कि एक स्वतंत्र रियासत चाहता है, किंतु माउंटबेटन ने उसे उत्तर देते हुए लिखा कि कोई भी शासक अपने नज़दीकी अधिराज्य से भाग नहीं सकता है।
जुलाई 1947 में जब अधिकांश राजाओं ने शामिल होने का निर्णय लिया तो भोपाल के नवाब ने भी विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। देखिए यहीं से विवाद होता है कि यहां पर इन्होंने हस्ताक्षर कर दिया तो इसका विलय मान लिया जाता है, लेकिन बाद में विवाद भी होगा। इसीलिए हैदराबाद को अंतिम स्टेट माना जाता है जो शामिल हुई। लेकिन अगर देखा जाए तो भोपाल सबसे अंत में शामिल हुई, लेकिन इन्होंने विलय पत्र पर क्योंकि पहले हस्ताक्षर किए हुए थे, जिस कारण इनको पहले मान लिया जाता है और अंत में जो मानी जाती है वो हैदराबाद की रियासत मानी जाती है। अगर पेपर में कभी आता है कि सबसे अंत में विलय होने वाली तो हैदराबाद, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन अगर डेट वाइज देखे जाएंगे तो ये 1 जून 1949 को शामिल हुई थी। तो अगर कभी आपके पेपर में हैदराबाद ना हो तो आप भोपाल लगा सकते हैं। देखिए कहानी क्या थी वो भी सुन लीजिए। अब देखिए यहां पर होता क्या है कि हस्ताक्षर कर दिए। अब यहां पर जो जिन्ना थे उन्होंने इन्हें पाकिस्तान का सेक्रेटरी जनरल बनाने का प्रलोभन दे दिया, और अब इन्हें प्रलोभन मिल जाता है तो ये क्या करते हैं 1948 में, याद रखेंगे कब, 1948 में भोपाल को स्वतंत्र राज्य घोषित कर देते हैं। अब और घोषित करके ये पाकिस्तान की तरफ जाना चाहते हैं। अब राज्य अपनी बेटी को देकर ये पाकिस्तान निकल जाना चाहते हैं, लेकिन अब बेटी इस राज्य को लेने से मना कर देती है। तो होता क्या है देखिए, अब वहां की जनता जो है वो भारत में विलीन करने के लिए आंदोलन कर रही। इन्होंने तमाम गोलियां चलाई, लोगों को दबाया, लेकिन जन आंदोलन था और लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। अब तक तो सही चल रहा था, लेकिन इनका जो नवाब का खास व्यक्ति था, कौन था खास व्यक्ति, चतुर नारायण। कौन था, चतुर नारायण। तो चतुर नारायण क्या करता है कि जो विलीन होने पे विश्वास करने लगता है, वो भारत के विलीन होने के पक्ष में था। अब इसी बीच 23 जून, इसी बीच में क्या होता है, 23 जून 1949 को, याद रखेंगे 1949 को शंकर दयाल शर्मा को जेल हो जाती है। कितने महीने की, 8 महीने की। अब जब इनका मंत्रिमंडल बन जाता है, अलग राज्य बन जाता है, स्वतंत्र राज्य, अब मंत्रिमंडल के जो मंत्री को उठाकर इन्होंने क्या डाल दी, जेल में डाल दिया। उधर चतुर नारायण भी पक्ष में। फिर जब जेल में चले गए तो मंत्रिमंडल बर्खास्त कर दी, और 30 अप्रैल 1949 को, याद रखेंगे 30 अप्रैल, ये था 23 जनवरी, तो 30 अप्रैल को ये जो है भारत में यानी कि विलीनीकरण पर हस्ताक्षर कर देते हैं, और 1 जून को आधिकारिक तौर पर ये भारत में शामिल हो जाता है। तो इन्होंने पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, फिर मना किया, फिर हस्ताक्षर किए, और इस तरीके से ये सबसे अंत में जुड़ा। लेकिन क्योंकि ये एक बार पहले कर चुका था, इसलिए इस राज्य को भारत में पहले मान लिया। तो आज़ादी के समय कौन से 3 रह गए, अब आज़ादी के समय जो 3 रह गए उनकी चर्चा करते हैं। तो देखिए आज़ादी के समय जो 3 रहे, एक रहा हैदराबाद, हैदराबाद के बाद रहा जूनागढ़, और जूनागढ़ के बाद रहा आपका जम्मू कश्मीर यानी J&K। तो इन चीजों पर गौर करना है कि कौन सा रह गया और कौन सा नहीं। ठीक है, तो इस चीज पर आगे पढ़ते हैं। देखिए अब हैदराबाद, हैदराबाद सभी रियासतों में सबसे बड़ी और सबसे समृद्धशाली रियासत थी, जो दक्कन यानी दक्कन के पठार के अधिकांश भाग को कवर करती थी। इस रियासत की अधिसंख्यक जनसंख्या हिंदू थी, जिस पर एक मुस्लिम शासक निजाम मीर उस्मान अली शासन करता था। कौन करता था, मीर उस्मान अली शासन करता था। इसने एक स्वतंत्र राज्य की मांग की और भारत में शामिल होने से मना कर दिया। इसने जिन्ना से मदद का आश्वासन प्राप्त किया, और इस प्रकार हैदराबाद को लेकर कसमसस और उलझने समय के साथ बढ़ती गईं। पटेल एवं अन्य मध्यस्थों से निवेदन और धमकियां निजाम के मानस पर कोई फर्क नहीं डाल सकीं। उसने लगातार यूरोप से हथियारों के आयात को जारी रखा। परिस्थितियां जब भयावह हो गईं, जब सशस्त्र कट्टरपंथियों ने हैदराबाद की हिंदू प्रजा के खिलाफ हिंसक वारदातें शुरू, यानी जगह जगह पर अब क्या होने लगे, कट्टरपंथी आंदोलन होने लगे, यानी दंगे होने लगे, जिस कारण लोग, और अब इसी को प्रभावित होते हुए 13 सितंबर, याद रखेंगे कौन सी डेट, 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो
के तहत भारतीय सैनिकों को कहाँ भेजा? हैदराबाद। अब भारतीय सेना पहुंच जाती है हैदराबाद और 5 दिन के अंदर ही वो इनके सैनिक, अब देखिए होता क्या है युद्ध की नीति, तो युद्ध के समय इनका जो सेनापति था, नवाब का जो सेनापति था, वो था एक अंग्रेज। कौन था? एंड्रूज। वो था एंड्रूज। तो एंड्रूज जब वहां था तो उससे बोला कि देखिए भारतीय सेना आ रही है, तो एंड्रूज बोले आने तो देख लेंगे, निपट लेंगे, इतना हिम्मत नहीं है कि अभी हमारा सामना कर। अब यहां तक देखने के बाद अब जैसे ही सेना आती है, लड़ते हैं, फिर क्या होता है, ये बुरी तरह पिटते हैं और बुरी तरह होने के बाद, परास्त होने के बाद, चौथे दिन तक चले संघर्ष के बाद 5वें दिन हैदराबाद यानी ये समर्पण कर देते हैं, हैदराबाद का निजाम समर्पण कर देता है। और बस इसमें जो याद रखने वाली बात है कि इसमें कौन सा ऑपरेशन था, तो ऑपरेशन पोलो। निजाम का भी आत्मसमर्पण हो जाता है, ऑफिसर एंड्रूज का भी। देखिए इसमें सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब हम इसे पढ़ते हैं, जब भी हम इसे पढ़ते हैं, तो ये अगर हम देखेंगे तो हैदराबाद ये बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करता था। तो ये वाला जो एरिया था, ये इसको कहते थे हम मराठावाड़ा। क्या कहते थे? मराठावाड़ा। और ये जो एरिया था यहां, इसको कहते थे हम तेलंगाना। क्या कहते थे? तेलंगाना। और ये जो नीचे का हिस्सा था ये वाला, तो इसको हम बोलते थे कन्नड़। यहां पर भाषा कौन सी थी? कन्नड़। अब देखिए 3 तरीके की भाषा थी। इस कारण जब ये भाषा पुनरायोग जब गठन होता है और आंध्र प्रदेश अलग होता है, उसके बाद जो मराठा वाला हिस्सा है वो महाराष्ट्र में डाल दिया जाता है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश, और कन्नड़ वाला कर्नाटक को दे दिया जाता है। तो ये चीजें याद रखने की है कि यहाँ पर ऐसा बड़ा राज्य था, बाद में ये विभाजित होकर छोटा रह जाता है। आइए बढ़ते हैं आगे। अब आता है जूनागढ़। देखिए जूनागढ़ की भी कहानी बहुत दिलचस्प है। देखिए जूनागढ़ लगभग 1806 के आसपास एक वंश यहां पर शासन करता था। तो उस वंश का नाम देखेंगे बॉबी वंश। कौन सा वंश था? बॉबी वंश। बॉबी वंश। इस बॉबी वंश के जो शासक थे, तो उनको ये 1806 में अंग्रेजों से स्वतंत्र राज्य मिल गया था, लेकिन ये बहुत पावरफुल थी। अब देखिए वहां से चलता आ रहा था, ये स्वतंत्र राज्य करते चले आ रहे थे, धीरे धीरे ये पावर में आ गए। गुजरात के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक रियासत जो 15 अगस्त 1947 को भारत में आजाद नहीं हुई। यहाँ की जनसंख्या हिंदू थी और राजा मुस्लिम था। 15 सितंबर 1947 को नवाब मोहम्मद मोहम्मद खान जी ने पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया। अब इसने क्या किया? अपने आप को पाकिस्तान में शामिल होने का तर्क क्या दिया कि जूनागढ़ समुद्र द्वारा पाकिस्तान से जुड़ा है। इसने अपने आप को तर्क दिया कि जूनागढ़ समुद्र द्वारा क्या जुड़ा है? पाकिस्तान से। 2 राज्यों के शासक मंगरोल एवं बाबरियाबाड़ जो जूनागढ़ के अधीन थे, ने प्रतिक्रिया स्वरूप जूनागढ़ से स्वतंत्रता एवं भारत में शामिल होने की घोषणा की। अब जो जूनागढ़ से जुड़े थे उन्होंने भारत में। इसकी अनुक्रिया में जूनागढ़ के नवाब ने सैन्य बल का प्रयोग कर इन दोनों राज्यों पर कब्जा कर लिया। परिणाम स्वरूप पड़ोसी राज्यों के राजाओं ने भारत सरकार से मदद की अपील की। भारत सरकार मानती थी कि यदि जूनागढ़ को पाकिस्तान में शामिल होने की अनुमति दे दी गई तो सांप्रदायिक दंगे भयावह रूप ले लेंगे। साथ ही बहुसंख्यक हिंदू जनसंख्या जो कि 80% है, इस फैसले को स्वीकार नहीं करेगी। इस कारण भारत ने जनमत संग्रह कराया और जनमत संग्रह के आधार पर विलय भारत में किया। ठीक है। और इसको जो सपोर्ट किया था महावत खां जी। अब वहां पर एक शख्स जो थे शाहनवाज भुट्टो, उनका योगदान बहुत मेन रहा। देखिए आगे दिया। और भारतीय सेनाओं ने मंगरोल और बाबरियाबाड़ पर कब्जा किया। पाकिस्तान भारतीय सेनाओं की वापसी के शर्त के साथ जनमत संग्रह सहमत हो गया, लेकिन भारत ने इस शर्त को खारिज कर दिया। 7 नवंबर 1947 को जूनागढ़ की अदालत ने भारत सरकार को राज्य का प्रशासन अपने हाथ में लेने के लिए आमंत्रित किया। जूनागढ़ के दीवान सर शाहनवाज भुट्टो, सुप्रसिद्ध जुल्फिकार भुट्टो के पिता यानी कि जो बेनजीर भुट्टो के दादा, ने हस्तक्षेप के लिए भारत सरकार को आमंत्रित करने का निर्णय किया। फरवरी 1948 को जनमत संग्रह करा गया
और सर्वसम्मति से भारत में विलय कर दिया गया। अब आता है कश्मीर का मुद्दा। देखिए, एक ऐसी रियासत जहां की बहुसंख्यक जनसंख्या मुस्लिम थी जबकि राजा हिंदू था। राजा हरि सिंह ने पाकिस्तान या भारत में शामिल होने के विलय पत्र पर कोई निर्णय न लिया और अपनी स्थिति कैसी रखी? मौन। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने केवल एक इच्छा जताई, एक सभा में इन्होंने बोला कि मैं पाकिस्तान में शामिल होने की इच्छा जताई। अब इसी बात को पाकिस्तान ने फायदा उठाकर क्या किया? पाकिस्तान ने फायदा उठाकर, देखिए, कोई भी देश सैन्य कार्रवाई नहीं कर सकता, उस पर 1945 में जो विश्व संगठन बना था वो नजर रख रहा था। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, वहां की लोकल सेना जिन्हें कहते हैं कबायली, वहां की एक जनजाति है कबायली, तो इन्होंने वहां भारत पर अपनी कबायली सेना को भेजा। अब कबायली सेना क्या कर रही थी? भारत के क्षेत्रों में आकर लोगों को मार रही थी, लूट रही थी और तहस नहस कर रही थी। तो घुसपैठ कर हमला कर दिया। अब इस बात की भनक महाराज हरि सिंह को लगी, तो महाराजा ने भारत सरकार से मदद की अपील की। अब भारत सरकार से जैसी मदद की अपील की, सरदार पटेल को गुस्सा आ गया। सरदार पटेल तुरंत मदद करने के लिए, लेकिन क्योंकि ये एक सैन्य अभियान नहीं था तो माउंटबेटन ने उन्हें समझाया कि आप शांत रहिए। तो सरदार पटेल को इस चीज से दूर रखा गया और जवाहरलाल नेहरू इस बीच में कूद पड़े। तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या निष्कर्ष निकाला? आइए, राजा ने शेख अब्दुल्ला को अपने प्रतिनिधि के रूप में दिल्ली भेजा। 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने, अब इन्होंने क्या किया, अगर आप विलय पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे तब हम आपकी मदद करेंगे, क्योंकि जब हमारे अधीन होगा तभी तो हम आपकी रक्षा करेंगे। तो राजा हरि सिंह ने इनके साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। इस तरह 5 मार्च 1948 को महाराजा हरि सिंह ने अंतरिम लोकप्रिय सरकार की घोषणा कर जिसके प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला बने। 1951 में राज्य संविधान सभा निर्वाचित हुई और 31 अक्टूबर 1951 में पहली बार बैठक हुई। 1952 में दिल्ली समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसके तहत संविधान में जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान किया गया। 6 फरवरी 1954 को जम्मू कश्मीर की संविधान ने भारत संघ के साथ विलय का अनुमोदन किया। जम्मू कश्मीर ने संविधान की धारा 3 के अनुसार जम्मू कश्मीर का भारत का एक अभिन्न अंग है और रहेगा। अनुच्छेद 370 के तहत 5 अगस्त 2019 को भारत के राष्ट्रपति ने संवैधानिक आदेश 2019 घोषणा जम्मू कश्मीर को दिए विशेष राज्य को खत्म कर दिया। तो ये भी आपको पता है कि 5 अगस्त 2019 को अब ये खत्म हो चुका है। भारत की स्वतंत्रता से पूर्व भारत में 562 रियासतें थीं और 3 स्वतंत्र रियासतें थीं। समस्त भारत का 2/5 क्षेत्र और जनसंख्या 1/5। अब देखिए, जम्मू कश्मीर में कुछ लाइनें आती हैं तो उनको जरा एक बार गौर कर लेते हैं। क्या है, देखिए लाइनें। अगर हम जब ऊपर के हिस्से की बात करें, ऊपर के हिस्से की अगर ये बात करें तो ये कुछ इस तरीके से है। तो यहां पर क्योंकि कबाली एंट्री कर चुके थे तो ये जो बॉर्डर बनता है, अब वो वहां से वापस तो गए नहीं, तो ये बॉर्डर बना LOC, जिसे हम कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। लेकिन कई बार पेपर में LOAC, तो LOC है भारत और पाकिस्तान के बीच। अगर LOC आ जाए तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो ये जो है ये कहलाती है आपकी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत और चीन की सीमा के बीच, और ये इस एरिया पर पड़ती है, याद रखेंगे। दूसरी चीज, भारत और पाकिस्तान के बीच जो स्थलीय सीमा बनाई थी तो उसके अध्यक्ष सर रेडक्लिफ थे। तो भारत बांग्लादेश, जो कि पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, और भारत पाकिस्तान दोनों ही के देशों के बीच रेखा सर रेडक्लिफ की देन है। अब आते हैं अन्य राज्य। तो देखिए, अन्य राज्यों में कौन थे? तो अन्य राज्य, जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ यानी 15 अगस्त 1947 के पश्चात भारत सरकार ने फ्रांस व पुर्तगाल द्वारा शासित कई राज्य क्षेत्रों को भारत में मिलाया। पहला था चंद्रनगर, जिसे 19 जून 1946 यानी स्वतंत्रता से पूर्व। फिर पौंडीचेरी 1 नवंबर 1954 को, यानी बाकी पौंडीचेरी, कराईकल, माहे और यनम, इन सबको जो फ्रांस के अधीन थे, इन सबको कब मिलाया? तो 1 नवंबर 1954
1954। उसके बाद आते हैं पुर्तगाल के अधीन। देखिए दादर, दादर 21 जुलाई 1954। नागर हवेली 2 अगस्त 1954। दमन 19 दिसंबर 1961। और दीव, दमन दीव और गोवा, तो ये सारे के सारे 19 दिसंबर 1961। यानी कि सबसे पहले जब पुर्तगाली आए थे तो सबसे पहले गुलाम भी कौन हुआ था? गोवा। और सबसे अंत में आज़ाद भी कौन हुआ? गोवा। देखिए अब हमने यहाँ पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे संविधान, संविधान के अंग, संविधान के स्रोत, संविधान के भाग, इनकी जानकारी अगले एपिसोड यानी कि नेक्स्ट मंडे की क्लास में आएंगी। तब तक के लिए आपको वीडियो कैसा लगा, और जो प्रश्न सीरीज शुरू करी है हमने टेलीग्राम पर, उसमें भी बढ़ चढ़ कर भाग लें। साथ ही आपको वीडियो कैसा लगा इस पर अपनी राय जरूर व्यक्त करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्रचार में अहम योगदान दें। इसी आशा के साथ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।